everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group. I hope सब लोग अच्छे हो, सही हो, सेफ हो और घर के अंदर हो। आज से हम कंटिन्यूस क्लास करने वाले हैं रोज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई अपने घर पे ही होगा और हर कोई के पास एक ही ऑलमोस्ट काम होगा कि आप मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठे हो गए हैं। उसके साथ में एक काम और कर लेना कि अपनी फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है बिजी होने की वजह से। इट इज ग्रेट कि यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर टाइम, बट बी सेफ एंड स्टे होम। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक नए सेशन का, जिसके अंदर हम 1857 जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास तक नहीं देखा है, जो सीरीज में लेके चल रहा हूं पहली क्लास एंशिएंट से लेकर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, सारी क्लासेस देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी पकड़ में आ जाएगी। हमारा टारगेट है कि हम लोग एग्जाम से पहले सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से कवर कर लें और यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ अब क्लास चलने वाली है, तो होपफुली हम लोग सब कुछ कवर करते रहेंगे। जो भी डाउट कंफ्यूजन होता है वो नीचे भेज सकते हो। क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे चाहिए होंगे। आज की क्लास से कल की क्लास में डबल, परसों की क्लास में उसका डबल, मतलब बेसिकली मुझे 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर चाहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि स्टूडेंट्स आर सीरियस। वरना खुद को भी लगने लगता है कि बच्चे सीरियस ही नहीं है। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता चला जाएगा। और हम लोगों ने, कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर आप एक काम कर दीजिए कि हमारे लिए ग्रुप बना दीजिए, तो जितने भी बच्चे लोग रेगुलर क्लास करते हो, अब मैं कुछ नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा क्लासेस के साथ साथ। तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, कुछ कमेंट हम लोग पिन करवा देते हैं जो ऊपर आपको दिखता है, तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, आपको उसके लिंक मिल जाएगा कैटलिस्ट ग्रुप के चैनल का। वैसे टेलीग्राम का जो नंबर है वो है 6397788939। इस नंबर पे आपका जो हमारा बना हुआ है, जो टेलीग्राम पे हम है कैटलिस्ट ग्रुप, वो इसके थ्रू है। बाकी लिंक डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए चैनल का मैं आपको नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। 1857 पे हमने छोड़ा था। 1857 में रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों फेल हुआ था, सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 के बाद। 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जिस्टेंस थी वो बहुत बुरी तरीके से हिल गई थी, और जो ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश मेन गवर्नमेंट थी, उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और वो काफी हद तक दिमाग से हिल चुके थे। मतलब वो काफी हद तक, इंडिया का जो रिवोल्ट हुआ था उसने ब्रिटिशर्स को अंदर से हिला के रख दिया था, एकदम टेंशन दे दी थी कि यार ये क्या हुआ। एकदम से रिवोल्ट खत्म होने के बाद एक 1858 का एक्ट आया। 1858 के एक्ट ने बहुत बड़े बड़े कुछ काम किए, जिसमें पहला काम जो उनका था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के बाहर करो, खत्म करो, डिसॉल्व करो। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई, हटा दिया गया, और जो इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल था वो सीधा का सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, हेड के पास चला गया। डायरेक्ट अब ब्रिटेन से कंट्रोल किया जाएगा, पॉलिसीज एंड एवरीथिंग सारी कुछ वहां से बनाई जाएगी, क्योंकि अभी ये उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है, लोग रिवोल्ट करने लग गए हैं। तो पहली चीज तो वो कर दी गई। दूसरा, आपको मैंने पिछली क्लास में जब मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी याद करने की, वॉइस रॉयज और गवर्नर जनरल्स, मैंने आपको समझाया था कि पोस्ट को बदल के यहां पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट करी गई। तो यहां पे जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, वॉइस रॉय की पोस्ट क्रिएट गई। लॉर्ड कैनिंग यहां पे जो नाम लिखा हुआ है, ये पहला वाइस रॉय था, इसको पहला वाइस रॉय डिक्लेयर किया गया कैनिंग को। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज आती गई, बहुत सारी नई नई चीजें आती गई। एक चीज ध्यान यहां पे रखना कि जब ये 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और सारी चीजें कनेक्ट करते रहना, और 1858 का एक्ट आया जिसके अंदर ये सारे चेंजेस हुए, तो इंडियन जो थे, जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको ऐसा लगा कि अब शायद कुछ चेंज आएगा। अभी तक हमें परेशानी मिलती थी, मेरी बात को एकदम कनेक्शन लेके चलना, अभी तक हमें परेशानी मिलती थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी काम कर रही थी, तो वो फायदे के लिए करती थी। बट अब क्योंकि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट ब्रिटेन से होगा, तो हो सकता है हम भी बहुत अच्छे से चीजें सीख जाए, बहुत डेवलपमेंट हो और वो हमारे बारे में सोचे। ऐसा लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस आने लग गई, बढ़ने लग गई। अब हम बात करेंगे कि जो भाई कैनिंग था, क्योंकि इसको वाइसरॉय बना दिया गया,
आज हम 1858 से आगे लेके जाएंगे चीजों को। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। समझ में नहीं आता है बच्चों को, यहां समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने यहां पे मैं खड़ा हूं, समझा के तो मैं मानूंगा, बस अपने थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके रखना और जैसे मैं समझा रहा हूं चीजें रिलेट करके समझते जाना। आज हम लोग जो वाइस रॉयज हैं और साथ में जो उनकी कहानी है, वाइस रॉय के साथ की जो कहानी है, उन लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको साथ साथ में कवर करते चलेंगे। अभी नोट मत करना, नोट करने का और नोट्स बनाने का आने वाली क्लासेस के लिए सिंपल प्रोसीजर एक ध्यान रखो। आपको क्या करना है, आपको पहले एक बार एकदम से ध्यान से क्लास देखनी है पूरी, उसके बाद उस क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है और फिर क्लास बंद करके अपने आप नोट्स बनाने हैं। अगर कहीं डाउट आता है तो फिर से वीडियो को देख सकते हो रूटीन वे में, प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से आपको माइंड मैप फॉर्म में नोट्स बनाते चलने हैं। अगर हम कैनिंग की बात करेंगे, कैनिंग 1858 से 62 तक रहा। कैनिंग के जो पीरियड थे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो एग्जाम्स में पूछी जाती है काफी ज्यादा। जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो बन चुकी थी वो रन करने लग गई। तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो रन करने लग गई उसमें बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटीज थी यहां पे जो रन करने लग गई, जो चलने लग गई। तो पहली चीज ये हुई, लोगों ने देखा अरे भाई पढ़ाई को ध्यान दिया जा रहा है, मेरी प्रोस्पेक्टिव को समझते रहना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 1858 से 1857 में चीजें चेंज हुई, वाइस रॉय बना कैनिंग। कैनिंग 1858 से 4 साल 62 तक टिका रहा और उस टाइम पे सबसे पहले यूनिवर्सिटीज चलने लग गई और उस टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज को ध्यान दिया गया जो कि इकोनॉमी। अब क्या हुआ, इंडियन का जो सिस्टम था उस समय रिवोल्ट के टाइम पे काफी चीजें हिल चुकी थी, सिस्टम बिगड़ चुका था। तो एक ब्रिटेन से इकोनॉमिस्ट बुलाया गया, एक बंदा बुलाया गया जो इकोनॉमी बढ़िया स्ट्रॉन्ग करके एकदम बढ़िया इकोनॉमी पढ़ा दे, ऐसा बंदा बुला लिया गया। विल्सन नाम का ब्रिटेन से बंदा बुलाया गया और वाइस रॉय का जो काउंसिल था, जो ग्रुप था, एक वाइस रॉय हेड है, उसके काउंसिल है, उसमें से एक बंदे को विल्सन बना दिया गया। मतलब विल्सन को एक बंदा उसका बना दिया गया जो उसके ग्रुप में बैठेगा एज अ इकोनॉमिस्ट, उसको बताएगा कि भाई साहब ये करना है, कि भाई साहब ये करना है। तो इन विल्सन ने क्या बताया, इस विल्सन ने कहा कि पहली चीज तो तुम ये करो कि क्योंकि भाई इंडिया में अब तुम चलाने वाले हो कंट्रोल, इंडिया को कॉलोनी बना चुके हो, अब इस पे अपना कंट्रोल चलाने वाले हो, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि करेंसी बनाओ। इसने बोला करेंसी बनाओ। तो यहां पे एक करेंसी का एक्ट आया जिसको बोलते हैं बंगाल करेंसी एक्ट, जिसमें रुपए जो हम यूज करते हैं उसको एज अ करेंसी इंडिया का डिक्लेयर किया गया। कौन से एक्ट के थ्रू? बंगाल करेंसी एक्ट। किसने बोला था? विल्सन ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि उसको बोलना था। क्यों बोलना था? क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट था। किसको बोला था? वाइसरॉय को बोला था। वाइसरॉय कौन था? कैनिंग था। कैनिंग कौन था? ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव था, इंडिया में हेड था, उसका एक काउंसिल था। उसमें विल्सन ने ये बात बोली कि बंगाल करेंसी एक्ट लाया जाए 1859 में और 1859 में रुपए को करेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। इसने पहली चीज तो ये बोली करेंसी डिक्लेयर कर दो। दूसरी चीज इसने ये बोली कि जो भी लोग सैलरी लेते हैं उनसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। मतलब इनकम टैक्स का एक सिस्टम वो भी ये लेके आया। इनकम टैक्स का सिस्टम लेके आने का मतलब ये होता है, इसने ये बोला जिन लोगों की सैलरी 500 रुपए से ऊपर है एक साल में, उस समय 500 रुपए वाज अ बिग डील, 500 रुपए से ऊपर रुपए करेंसी बना दी। 1859 बंगाल करेंसी एक्ट 1858 में आया था कैनिंग, उसने बुलाया बंदा। कौन? विल्सन कौन था? इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है? चीजें बताना, इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड। तो पहले काम तो पैसा ही होता है ना। तो उसने बताया भाई साहब पैसा बनाओ। तो पैसा बनाया, पैसा मतलब रुपए बनाया। रुपए की क्या वैल्यू होगी, कैसे चलेगा, वो सब ब्रिटेन डिसाइड करेगा, लेकिन इंडियन करेंसी है यहाँ पे। रुपए बनाने के बाद उसने पहला काम किया कि भाई साहब वसूलो पैसा, जो काम कर रहे हैं लोग। इंडियन से ही मेन काम होता था वसूलने का, इंडियन जो काम कर रहे हैं वसूलो। उसने कहा भाई जिसकी 500 रुपए से ऊपर की तनख्वाह है ना, वो 2 टैक्स, इनकम टैक्स दिया जाएगा। दूसरा नॉर्म जो कैनिंग के पीरियड में विल्सन के कहने पे आया, दैट वाज इनकम टैक्स का सिस्टम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई है कैनिंग के पीरियड में, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो है इंडियन पीनल कोड। 1860 में आईपीसी बनाया गया। आईपीसी 1860 इंडियन पीनल कोड बनाया गया। इतना से बस आपको ध्यान रखना। पीरियड वाज कैनिंग का पीरियड। कौन सा पीरियड था? 58 से 62 तक का, 58 से 62 तक का। ये लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखते हैं वो यहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बड़ा सा बढ़ते हैं। तो 64 से 69 का जो पीरियड आता है, 64 से 69 का जो पीरियड होता है वो जॉन लॉरेंस का पीरियड होता है। जॉन लॉरेंस के जो पीरियड था, इस पीरियड में कुछ ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई हैं। बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये 1866 में एक
सूखा पड़ा था, एक बहुत बड़ा फेमीन आया था उड़ीसा वाले एरिया में 1866 का फेमीन मतलब सूखा पड़ा था, बहुत बड़ा फेमाइन था। कहा जाता है कि ये जो सूखा पड़ा था, ये सूखा पड़ने का रीजन ही ब्रिटिशर्स की गंदी बेकार घटिया सड़ी हुई पॉलिसीज थी, जिसमें उनका एक ही एम था। मेरी अगर आप 2 क्लास पीछे जाके देखोगे तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना एम बना लिया था कि भैया यहां से कैश क्रॉप्स उगवाने हैं, फूड क्रॉप्स का खेल खत्म। अब क्या हुआ, कैश क्रॉप्स उगाने के चक्कर में फार्मर्स ने खाने वाली चीजें उगाना बंद कर दिया। प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि भूखमरी पड़ गई। भाई खाने को कुछ है ही नहीं, खत्म होने लग गया, बहुत बुरा हाल हो गया था, फेमीन आया था, एकदम भूखमरी, बुरा हाल हो गया था 1866 के पीरियड में। ये एक ऐसा बंदा था जॉन लॉरेंस, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक ऐसा बंदा था, एक ही बंदा था जिसने खुद ब खुद माफी मांगी थी कि भाई हमारी पॉलिसीज की वजह से इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो भी माफी मांगने का तरीका होता है, जरूरी नहीं हाथ जोड़ के मांगी हो, जैसे भी उसने मांगी थी, बट उसने एक ही बंदा था जिसने माफी मांगी थी, दैट वाज जॉन लॉरेंस। इसने फेमीन के चक्कर में माफी मांगी थी क्योंकि ये जो बहुत भुखमरी जो पड़ी थी ना, जो बहुत बुरा हाल हो गया था, इसका रीजन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी और ये जानता था। और 1866 के फेमीन के बाद एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि फेमीन कमीशन बनाया गया हेनरी कैंपबेल के थ्रू। ये जो हेनरी कैंपबेल यहां पे नाम लिखा हुआ है, he was the main person who is related with this famine commission। ये हेनरी कैंपबेल इस फेमीन कमीशन से रिलेटेड एक बंदा है, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चीजों को रिलेट करके याद रखना। 1858 से 62 वाले पीरियड के अंदर कैनिंग, विल्सन, इकोनॉमिस्ट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, 2 साल का मैंने आपको बताया हुआ, 2 साल में कौन बंदा था, लास्ट क्लास पिछली क्लास देखना, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद आप आ जाओगे 64 से 69, जॉन लॉरेंस इंपॉर्टेंट, 1866 का ग्रेट फेमीन, बहुत बड़ा ओडिशा के एरिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, फेमाइन कमीशन बना, हेनरी कैंपबेल वहां पे एक इंपॉर्टेंट आदमी है जो यहां पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1864 से 69 के बाद एक और बंदा आया जिसका नाम है मेयो। अब इसकी बात करते हैं। मेयो जो था ये एक ऐसा बंदा था जिस बंदे ने काम तो किया और काम करने से पहले इसने लगाया एक छोटा सा दिमाग। क्या दिमाग लगाया? मेरी बातों को ध्यान रखना, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे याद रहेगा एक चीज। उधर कमीशन था, विल्सन इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिक्स का काम होता है पैसा बनाना, पैसा बना के टैक्स लेना, यही काम होता है ना। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद एक बंदा आया लॉरेंस के पीरियड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? लॉरेंस के पीरियड में बहुत बड़ा फेमाइन आया 1866 और फेमाइन कमीशन बनाया गया। हेनरी कैंपबेल वाज द पर्सन जो उससे रिलेटेड है। 1869 पे जब आप आ जाते हो तो 1869 पे आपको मेयो मिलता है। मेयो ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने कहा ये जो रिवोल्ट होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जो लोग हरकतें करते हैं, तो पहला एक काम करते हैं, एक इन लोगों का डेटा बनाते हैं। इसने कहा सेंसस करो मतलब ये है कि आप ये पता करो कि क्या पॉपुलेशन है, लोग कितने हैं। तो मतलब सेंसस देने वाला जो बंदा था वो मेयो था। इसने एक और काम किया, इसने कहा ये जो प्रिंस होते हैं, राजा के जो लड़के होते हैं, इनको हम अपनी तरीके से काम कराना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे अगर कोई जगह है जहां पे राजा रहता था तो राजा को अथॉरिटी दी जाती थी, भाई तू काम कर ले, कंट्रोल हमारा है, तो वही उसको काम करने का तरीका सिखाया जाए। तो इसने बोला कि एक कॉलेज बनाते हैं जिसको मेयो कॉलेज बोलेंगे, अजमेर में है। यहाँ पे इनके जो लड़के हैं ना, ये जो प्रिंस टहलते रहते हैं उधर, इनको बुला के कुछ सिखाया जाएगा कि हमारी तरह काम करना सीख जाए। किसकी तरह काम करना सीख जाए? मेयो की तरह काम करना सीख जाए। मेयो मतलब ब्रिटिश मतलब क्राउन मतलब जो अथॉरिटी, जैसे वो काम कराना चाहते हैं, अपना चमचा बनाने, बेसिकली ट्रेंड चमचा। तो इसने बोला कि भाई एक मेयो कॉलेज खोल देते हैं। मतलब इसने 2 काम किए, लोगों को इकट्ठा करके लोगों के बारे में पता करो कितने लोग हैं। उसके बाद जो प्रिंस ये टहल रहे हैं ना उधर, राजा बनना चाहते हैं, इनको राजा बनाएंगे, लेकिन हम अपने कंट्रोल से इनको चलाएंगे। तो इनको पहले सिखाते हैं कि काम कैसे करना है, जिससे बाद में हमारा दिमाग ना खराब करें, फालतू इरिटेशन हमें ना हो। तो मेयो कॉलेज बनाया गया। इसने एक और चीज देखी कि भाई अभी बहुत ही पास वाले टाइम पे बहुत बड़ा फेमीन आया है, भुखमरी पड़ी, बहुत बुरा हाल हो गया है 1866 में। तो इसने कहा एक काम करते हैं, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो इस बंदे ने, मेयो ने एक इंपॉर्टेंट काम किया, यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया 1872 के अंदर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने बनाया? मेयो ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो फेमाइन के बाद आया था, तो जब दिक्कत होगी तभी तो उसी को सोल्यूशन निकालोगे। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1872 के अंदर बनाया गया। 69 से 72 तक ये बंदा टिका। ये बंदा अंडमान निकोबार में जेल में जो कैदी होते हैं ना, उनको देखने गया था कि भाई क्या इंस्पेक्शन करने गया था। इस बंदे के टाइम पे, मेयो के टाइम पे एक आंदोलन चला था, एक वहाबी कम्युनिटी है,
एक वहाबी आंदोलन चला था। वहाबी एक इस्लामिक ग्रुप था एक्चुअली। वहां पे उन्होंने एक आंदोलन किया था। मैंने आपको बताया जब भी कोई इंसान, कोई भी लोग परेशान होंगे तो वो कहीं ना कहीं आंदोलन करना शुरू होंगे। आज से क्लास स्टार्ट हुई थी एक पॉइंट से जहां पे लोगों के पास एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रिटिशर्स सीधा क्राउन के पास अथॉरिटी गई है तो कहीं ना कहीं हमारा काम होगा, हमें हेल्प मिलेगी, हमारी चीजें, हमारा मन पूरा होगा, या जो भी कुछ होगा हमारे लिए अच्छा होगा। ये एक्सपेक्टेशंस थी। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती किसी की तो परेशान होता है। यहां पे वहाबी एक इस्लामिक कम्युनिटी थी, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया मेयो के अगेंस्ट। इनका एक बंदा था अली अफरीदी। अली अफरीदी क्वेश्चन आता है, इसकी 3 बार बोला मैंने, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 बार बोल दिया, इसी से दिमाग में बैठ जाएगी चीज। इस बंदे ने एक काम किया कि जो मेयो है इसको निपटा दिया। मतलब मेयो को निपटाने का मतलब क्या होता है, ये मैं अपनी यूपी वाली लैंग्वेज में बोल गया, इसको मार दिया। क्यों मार दिया? ये बंदा टहलने गया था, टहलने का इंस्पेक्शन करने गया था अंडमान एंड निकोबार की जेल में। वहां पे ये गया, इसने लिया और इसको फिनिश करके ऊपर भेज दिया मेयो को 1872 तक ये रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नेक्स्ट बंदा आपको ध्यान रखना है, छोटे मोटे लोगों को हम साइड कर रहे हैं क्योंकि दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव टू मेंटेन अ सीरीज, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को पकड़ते हैं, स्टोरी हम पकड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो बंदा आया, जिस बंदे के बारे में बहुत ज्यादा देखा गया, वो था लिटन। लिटन एक ऐसा बंदा था जिसके पास 2 क्वालिटी थी। लिटन कब आया था? लिटन आया था 1876 में। ध्यान रखना, इसके बीच का जो पोर्शन है वो हमारी स्टोरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्टोरी में कोई भी इंपॉर्टेंट किरदार प्ले नहीं कर रहा है। उसने कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं कर दी, इसलिए हम उसको स्टोरी में लेकिन नहीं है। 1872 में मेयो गया। उसके बाद हमारा 1876 में लिटन आया। लिटन था 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटी रखने वाला बंदा। पहली क्वालिटी, बढ़िया राइटर, शानदार राइटर, एकदम गजब का राइटर, कि भाई साहब 2 बुक लिख दी, क्वीन इंप्रेस हो गई। कौन सी क्वीन? वहां पे जो बैठी होती है अपनी, कहां पे? ब्रिटेन में। इसने 2 किताबें लिखी। इसने पहली किताब लिखी, क्वेश्चन आता है, ऐसी क्वीन इंप्रेस नहीं कर दी, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसने एक बुक लिखी, द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया। दूसरी बुक लिखी, नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया। ये दूसरी किताब है ना। ये किताब पढ़ के जो क्वीन है उसने कहा कि भाई साहब हम इंडिया जाएंगे। ये बंदे ने क्या लिख दिया, इंडिया जाएंगे, अब तो मिलेंगे इससे और इंडिया भी देखेंगे। जो इसने लिखा है कि यहाँ पे नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया, ऐसा क्या है इंडिया में, आना पड़ा। मतलब इस बुक का मेजर रोल प्ले था वहां पे। इसका मतलब इसने 2 किताबें लिख दी। तो बहुत बढ़िया राइटर, शानदार राइटर। लोग इसको बोलते हैं, तारीफ में अजीब सा नाम देते हैं, ओवन। ये मैड्रिड बोल देते हैं, भाई पता नहीं जो मन चाहे बोल लो। इसको ये लिखा हुआ था ओवन मैड्रिड, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं तारीफ में। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया आपको। और इसने किताबें लिख दी। दूसरी क्वालिटी, कतई बदतमीज इंसान, एकदम सनकी इंसान, पागल इंसान, क्रूअल इंसान। इसकी जो दूसरी क्वालिटी है, लिटन की हम बात कर रहे हैं, लिटन की जो दूसरी क्वालिटी है वो एक्चुअल में क्वालिटी नहीं है, वो इसकी क्रूएलिटी है। एक चीज ध्यान रखना, लिटन ने जो काम किए, अभी तक लोग ये सोचते थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ करते नहीं थे लोग। उनके लिए कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, लेकिन लोग भी ज्यादा कुछ परेशानी करते नहीं थे, क्योंकि जब तक कोई चीज लिमिट से क्रॉस नहीं होती, कोई इंसान उस पर रिएक्ट नहीं करता। लिटन का जो पीरियड था, इस पीरियड में लिटन ने कुछ ऐसी हरकतें की जिन हरकतों की वजह से लोगों के अंदर का गुस्सा बेइंतहा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये लिटन का जो पीरियड था जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन ना पूरी होना तो ठीक है, जो सोचते हैं वो भी दबा देना और उनकी एक्सपेक्टेशन को मारने की कोशिश करना, वो लोगों को चिढ़ा गया। तो लिटन का जो पीरियड था, इस पीरियड ने बेस, फाउंडेशन रखा आने वाला नेशनल मूवमेंट, जिसने आजादी तक अपना पैर फैलाया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसका जो फाउंडेशन था वो लिटन के पीरियड में रख दिया गया। तो ऐसा क्या कर दिया लिटन ने, ऐसा क्या क्रूएलिटी दिखा दी कि लोगों ने ये कर दिया कि भैया ये बंदा तो पसंद ही नहीं है हमें, ये बंदा घटिया आदमी है और दिमाग की दही कर रहा है हमारी बेमतलब के अंदर। इसने पहला काम ये किया, 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया। देखो इंडिया में क्या था ना, इंडिया में उस टाइम पे, अब इंटरनेट तो था नहीं, है ना, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब सब थी नहीं कि भाई आज कोई दिक्कत फैलती है, आज कोई प्रॉब्लम होती है तो कल सारी दुनिया में व्हाट्सएप हो जाती है ना, ऐसा तो नहीं था। तो लोग वहां पे अपनी जो प्रॉब्लम्स होते थे, अपने जो दिक्कत होती थी, अपने जो फ्रस्ट्रेशन होते थे, वो न्यूज़पेपर में निकालते थे। न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेजेस में खूब बनता था, खूब छपता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कहता है कि ऐसा है कि जो लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर है, चाहे हिंदी, बंगाली, जो भी छाप रहे हो ना, आज से बैंड है, आज से सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर छपेगा जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर। लोगों को देखो एक चीज बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है, बहुत भयंकर गुस्सा आता है, मेरी बात को समझना, इमोशनल मत हो जाना, जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं, रटाना नहीं चाहता।
रटने से कोई बात नहीं। मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊं, चाहे वो मेरी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, कुछ भी हो, एवरीथिंग इफ यू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके पढ़ोगे ना, स्टोरी के साथ, जैसे मैंने हमेशा बोला है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को जब भी पढ़ाता हूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा तरीका यही है जिससे मैंने पढ़ा था। तो यहां पे लिटन के पीरियड में लोगों को आया गुस्सा, लोगों ने लिखा न्यूज़पेपर में, गुस्सा निकाल दिया। अब आपको अगर कोई गुस्सा आता है तो आप किसी से जाके लड़ लेते हो, भिड़ लेते हो, सुना देते हो यार उसको, बात खत्म हो जाती है ना। गुस्सा निकाल देने से गुस्सा खत्म हो जाता है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल तब तक कर सकते हो जब तक लिमिट है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आने से पहले लोग न्यूज़पेपर में अपनी गालियां वालियां, जिसको जो बोलना निकाल दी, ऐसा कर रहा है, ये पागल है, ये ऐसा है करके निकाल देते थे, लेकिन शांति से घर में बैठते थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने क्या किया, इसने लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर बंद कर दिया। अंग्रेजी सारे इंग्लिश इंडियंस को आती नहीं है, ना आती थी, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं, जरूरत भी नहीं थी। क्यों करेगा भाई, अभी तो फोर्सफुली इंसान सीखता है, वरना हमारे हिंदी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्यों सीखना भाई मतलब के अंदर, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है इसलिए हम सीखना पड़ता है ना, बट रिक्वायर्ड थोड़ी है। उस समय भी लोगों को नहीं आती थी, तो उसकी वजह से लोग हो गए परेशान कि अब गुस्सा किस पे निकाले। तो अगर गुस्सा नहीं निकलता है तो गुस्सा फूटता है तो भयंकर। हिस्ट्री की पहली क्लास, जब परेशान करोगे और परेशानी लिमिट क्रॉस करेगी तो आप उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढोगे। वो सॉल्यूशन मूवमेंट्स होते हैं, रिवोल्ट्स होते हैं। देखा था रिवोल्ट 1857 का, देखा था वैदिक रिलीजन वाला टाइम पे, जब वैदिक वाला टाइम चल रहा था, देखा था, अभी देखोगे आगे। जब भी कोई परेशान होगा, हिस्ट्री ने सेम चीज यही की है। हिस्ट्री के अंदर लोगों ने कोई ना कोई मूवमेंट या रिवोल्ट लेके आए हैं। तो यहां पे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने ये काम किया। इसी एक्ट की वजह से जो ये अपना 1878 में आया था ना, इंपॉर्टेंट एक इंदु प्रकाश पत्रिका, एक मैगजीन छपती थी, उसको बैन कर दिया था। क्योंकि इंदु प्रकाश जो थी वो ब्रिटिशर्स को अच्छे से धोती थी, भयंकर तरीके से, ये है, ये वो है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। लोगों तक जाते थे, लोग पढ़ते थे और लोग उसको अपनी ओपिनियन रखते थे, आपस में डिस्कस करते थे। अमृत बाजार पत्रिका की खास बात है, रातों रात इसकी जो लैंग्वेज थी वो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश कर दी गई थी। एक रात के अंदर आज आया डिसीजन, कल सुबह इंग्लिश में आ गई भाई पत्रिका। तो ब्रिटिशर भी सोचा ये क्या बदतमीजी दे दी भाई, कैसे छाप दिया एक दिन के अंदर, एक दिन भी नहीं, एक रात के अंदर। खास बात, अमृत बाजार पत्रिका, इंदु प्रकाश बैन हो गया था, लोग परेशान हो गए थे, गुस्सा बढ़ने लग गया था। उसके बाद आया आर्म्स एक्ट। कौन कर रहा है? लिटन कर रहा है। कौन है लिटन? राइटर भी है, बदतमीज भी है, बदतमीज राइटर है। बेसिकली बदतमीजी लोगों के साथ कर रहा है, राइटर से क्वीन को इंप्रेस कर रहा है। 2 बुक लिखी है, एक से इंप्रेस होकर इंडिया वो आ चुकी है, याद कर लेना इस तरीके से। उसके बाद आ गया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में क्या था भाई, पहले इंडियंस रखते थे बंदूक अपने पास, कट्टा वट्टा रख लेते थे। आज भी चले जाओ यूपी मिल जाएगा आपको लोगों के पास, तो कट्टा वट्टा रखते थे भाई लोग। अब इन्होंने कहा कि ऐसा है, जिसके पास भी कोई भी ऐसा हथियार है ना, लाइसेंस लो हमसे। इनका एम क्या था कि इंडियंस को लाइसेंस हम देंगे नहीं, मना कर देंगे, तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे और तुम्हारे आर्म्स हम जब्त कर लेंगे। और साथ में ये भी बोल दिया कि जो एंग्लो इंडियंस है उनको आराम से लाइसेंस देंगे। जो एंग्लो इंडियंस थे उनको लाइसेंस देने लग गए, इंडियन एंग्लो इंडियंस मिक्सचर, उनको लाइसेंस देने लग गए। इनका पर्पस समझो, टेक्निकलिटी समझो। इनका एम ये था कि जो इंडियंस है उनको लाइसेंस के लिए मना करेंगे, बंदूक इनके पास है, देना ये चाहते नहीं है, तो ये कन्वर्ट होंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे, हमारा रिलीजन फैलेगा। लोगों को परेशान किया, न्यूज़पेपर बंद किया, बदतमीजी थी। लोगों को परेशान किया, उनके रिलीजन पे अटैक किया। जब भी रिलीजन पे अटैक करोगे आदमी बौराएगा। इंडियंस बहुत सेंसिटिव रिलीजन को लेके, आप देखते हो, अभी भी देख रहे हो, बहुत रिलीजन को लेके सेंसिटिव हम लोग। रिलीजन पे अटैक किया, कन्वर्जन, अच्छा एंग्लो इंडियन को दे रहा हूं मैं, नहीं दे रहे हो, दिमाग खराब, भयंकर तरीके से, ज्वालामुखी यहां तक फटने वाला है बस। आर्म्स एक्ट की वजह से और लोग इरिटेट हुए कि यार ये बहुत ही ज्यादा। आर्म्स एक्ट, बंदूक रखने वाले लोग अलग कैटेगरी, खतरनाक टाइप की इंडियन कैटेगरी, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने वाली अलग टाइप की कैटेगरी। अब आ जाओ एक और कैटेगरी, स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी, वो भी तो भड़केंगे। जब सब भड़कते हैं तब हड़कंप मचता है। रिवोल्ट में देखो ना, हर इंसान, हर कैटेगरी का इंसान बौराया था, यहां भी हर कैटेगरी का इंसान बौराएगा, क्योंकि हर टाइम टू टाइम जब परेशान करोगे तो परेशानी तो निकलेगी ना, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे तो लोग ढूंढेंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, बताया था मैंने आपको, याद करो। इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके बहुत सारे इंडियंस आ गए, सेलेक्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। अब आप सोचो ना, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हो और आपके ऊपर कोई और अथॉरिटी बैठी है, आप अपने लोकल बंदों के लिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट ही रहोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अच्छा रहता है। हाँ यार, अपना ही बंदा है, अपना ही है। इनको दिखने लग गई ये चीज, इनको लगा यार ये तो हमारी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं, ये तो हमारी पॉलिसी में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। इसका मतलब अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इंडियन सिविल सर्विस की जो एज है ना 21 से 19 कर दो, 19 कर दी, मतलब इंडियंस के लिए खेल खत्म। 19 साल तक तो बेचारे पास नहीं हो पाते स्कूल से, तो आप कैसे पेपर दोगे, तो खेल खत्म हो गया। इसका मतलब इन्होंने यहां पे
इन्होंने यहाँ पे एक और दिक्कत क्रिएट कर दी। जो पढ़े लिखे, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे लोग, उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी टेंशन देती। वो भी बोल रहा है क्या बदतमीजी, पेपर नहीं देंगे हम क्या, हमें तो बनना है। अब आप सोचो ना, कल अगर न्यूज आ जाए कि भाई सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है अब सिर्फ 18 साल के लोग बच्चे दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, तो आप तो बोराओगे, धंधे पे बैठ जाओगे, देखते नहीं हो। सन की सब सनक गए, बुरी तरीके से सनक गए। लिटन को इस हरकतों की वजह से ब्रिटिश क्राउन ने इनकी हरकतें देखी इस बंदे की और कहा कि ये बदतमीजी दे रहा है बहुत ज्यादा, इससे पहले कोई और रिवोल्ट हो जाए, इसको वापस बुला लो। उसको उठा के वापस बुलाया 1880 में, बुला लिया वापस कि आ जाओ तुम ना, तुमसे नहीं होगा, तुम फालतू के बवाल मचाओगे और दिक्कत और होगी हमें, फिर से कुछ ना कुछ हमें दिक्कत होगी, पैसा भी जाता है, दिमाग भी जाता है, कुछ ना कुछ सिस्टम में बनाना पड़ता है, वापस आ जाओ भाई। तो उसको वापस बुला लिया लिटन को। लिटन के बाद सेम ट्यूनिंग, लिटन रिपन, लिटन के बाद आया रिपन, ABCDIJK LMNOPQR, एल के बाद आता है आर, तो लिटन के बाद आया रिपन। रिपन की बात करते हैं। 1880 में लिटन को भगा दिया गया, रिपन को बुला लिया गया। रिपन आने से पहले पूरी कायदे से होमवर्क करके आया था। आपको एज अ डीएम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको भेजा जाता है एज अ डीएम। उस डिस्ट्रिक्ट में जाने से पहले आपका पहला काम होता है उसके बारे में पूरा जान लेना, उसके बारे में पूरा समझ लेना कि भाई ये कैसे वर्क करते हैं, लोगों क्या सोच है, एरिया क्या है, कौन कौन, एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट वर्क इट आउट, सब कुछ आपको समझना होता है। देन यू हैव टू एंटर दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ये एक अच्छे सिविल सर्वेंट की एक समझ लो एक नेचर है, ऐसे मान लो। रिपन का वही नेचर, रिपन पूरा होमवर्क करके आया कि इंडियन में लोग कैसे सोचते हैं, इंडिया में कैसे उनको डील करना है। इसने एक चीज समझ ली कि इंडिया के अंदर लोगों को तंग करोगे तो लोग तुम्हारी कोई नहीं मानेंगे, डांट के मार के काम थोड़ी दिन तक करा पाओगे, फिर वो वापस चढ़ जाएंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। प्यार से गलत काम भी करा लोगे तो आदमी कर देगा, प्यार से तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होती है यार, लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आराम से बैठ के सुलझा लोगे तो एवरीथिंग विल बी सॉल्व। फालतू की एनर्जी, फालतू की कैलोरीज वेस्ट करते हो, लड़ते हो भिड़ते हो किसी से जाके, फिर आके वापस घर में 2 घंटा खुद परेशान रहते हो, 3 घंटा वो परेशान रहता है। तो क्यों 2 घंटे और 3 घंटे परेशान करना, 10 मिनट में सॉर्ट आउट करो, दोनों घर जाके खुश रहो। लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं होता। किसी की बुराई करना, किसी से लड़ना, किसी का अगेंस्ट कुछ बोलना, ये सब चीजें कुछ नहीं है। ये सब जब तक आप कॉलेज में हो, स्कूल में मजा आता है, मुझे भी आता था, पर जब एक टाइम पे आप आ जाते हो ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, तो ये सब चीजें यूजलेस है, बिकॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी। घर जाके क्यों परेशान, टेंशन यार, अपने घर वालों के साथ मस्त रहना चाहिए ना, अदर उधर लड़ना वड़ना नहीं चाहिए। रिपन अच्छा बंदा, सारा पूरा होमवर्क करके आया। इसको समझ में आगे इंडियन लोगों को साथ में लेके चलना है तो पहले उनको इंप्रेस करना होगा। बिल्कुल इंप्रेस होकर लोगों ने इसको गुड मैन बोला, अच्छा आदमी, गुड मैन अच्छा आदमी बोला इंडियंस ने। इसने कहा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले इंडियन लेबर जो लेबर्स है ना, जो वर्कर्स है, इनको खुश करते हैं। ये लेके आया फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1881 कब आया था? ये 80 में आया था। क्यों? क्योंकि उसको 80 में बुलाया गया था। किसको? लिटन को। इसने बोला फैक्ट्री एक्ट लेके आता हूं मैं, लेबर्स को खुश करता हूं। पहले इसने बोला जो बच्चे काम कर रहे हैं ना 7-8 साल के, ये काम नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड। पहला बेस चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, पहला बेस 1881 फैक्ट्री एक्ट। 7-8 साल के बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और जो बच्चा काम भी करेगा 8 से 17 साल तक का या 11 से 17 साल तक का जो बच्चा काम करने वाला है, वो ऐसी किसी एरिया में काम नहीं करेगा जहां पे हल्की सी भी चोट लगने का या लाइफ का डेंजर हो। लोग खुश, अरे बच्चे हमारे सेफ हो गए, एकदम लोग मजा आ गया, बड़ा सही बंदा आया ये, बच्चों को काम ही नहीं करने दे रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम बढ़िया। दूसरा, इसने कहा यार ये फीमेल्स पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और आदमी सुनता भी नहीं की है, तो इनको भी खुश करते हैं। इसने बोला जो फीमेल वर्कर्स है ना, इनका जो टाइम है वर्क का, ये 8 घंटे से ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि ये घर जाके भी काफी काम करते हैं और इनका पूरा दिन ही एक्चुअली वर्क होता है। तो बेटर ये है कि इनको आउट जो बाहर का वर्क है वो कम कराया जाए। तो 8 घंटे इसने टाइम लिमिट कर दी फैक्ट्री एक्ट। फीमेल्स को अरे वाह मजा आ गया, और आदमी में कुछ अरे वाह मजा आ गया यार, बढ़िया है, टेंशन नहीं है, आराम से खाना वाना आराम से हम जाएंगे, खा भी सकते हैं, आराम से बैठ के बात भी कर सकते हैं, सब कुछ है भाई, सबके पास टाइम है, एवरीथिंग इज देयर। पुराने लोगों की बात बता रहा हूं। और इसने बोला अब आदमी को भी पकड़ो, बच्चा हो गया, औरत हो गई, आदमी को पकड़ो, इसको भी खुश करो, ये भी तो काम कर रहा है। इसने बोला ये आदमी भी 12 घंटे से ऊपर काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं इसको 24 घंटे दौड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। 12 घंटे आदमियों के लिए काम फिक्स किया गया, 8 घंटे औरतों के लिए काम फिक्स किया गया, बच्चों के लिए एज फिक्स कर दी गई, और टाइम तो ठीक ही है, और डेंजर कि भाई खतरनाक एरिया में काम नहीं करेगा, लेबर खुश, मजा आ गया। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खुश करी जिसको वो परेशान करके गया था पहले। उसके बाद इसने क्या किया, इसने कहा कि जो वर्नाक्युलर प्रेसेक्ट है इसको कैंसिल करो, हटाओ इसको, हटाओ। रिपन ने बोला इसको राइप ऑफ करो, हटाओ इसको। किसको? वर्नाक्युलर प्रेसेक्ट को निकालो गुस्सा यार। इसने कहा यार इनको गुस्सा करने से रोकोगे ना, कल ही हमारे पर चढ़ के डंडा मारेंगे सर पे। कर रहे हैं तो गुस्सा, लिखी तो रहे हैं,
लिखो पेन से, तुम लिखो यार, इससे कम से कम ये तो पता लग रहा है कि क्या करने वाले हैं ये, या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें आइडिया तो लग रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं। दिमाग, इंटेलिजेंट, होशियार, चालाक एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा होना चाहिए। दिमाग से लोगों को खेलना, लोगों के दिमाग से खिलाना। निकालो गुस्सा यार, गुस्सा निकाल के शांत तो बैठे हैं, गाली तो दे रहे हैं, खा लेंगे यार। उस गाली का जो रिस्पॉन्स है वो कम से कम हम तो तैयार करके रखेंगे ना, कि ये कुछ और कल करता है तो हमें पता तो होगा, पीछे पीछे कर दें कुछ। जैसे उसको मार दिया था मेरे को पता तो होना चाहिए ना भाई क्या करने वाला है, कुछ तो आइडिया होगा। तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कैंसिल कर दिया, ये एक्ट नहीं चलेगा। एक और चीज इसने बोली कि भाई छुट्टी भी दो, ये वर्कर्स हैं, इनको एक दिन की छुट्टी तो चाहिए होगी, आज तक चल रही है सेम चीज, छुट्टी भी लगा दी। एक और चीज इसने अंदर बोली, यहां पे इसने बोला कि लोकल लोग जो है अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन और इनको जुडिशियल चीजों में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इसने कहा कि अगर मैं एक लोकल कम्युनिटी, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रहते हो, एग्जांपल से समझते हैं, आप एक पर्टिकुलर एरिया में कॉलोनी में रहते हो, मैं उस कॉलोनी 4-5 कॉलोनी को हेड हूं, मैं हेड हूं और आप उस कॉलोनी में रहते हो। तो मैंने क्या किया, अगर मैं उन कॉलोनी के लोगों से डायरेक्ट डील करूंगा तो हो सकता है वो मुझसे चिढ़ जाए, क्योंकि वो मुझे अपना नहीं मानते, क्योंकि मैं कॉलोनी से बाहर का हूं, ठीक है ना। वो मुझसे चिढ़ सकते हैं, मेरी कोई बात नहीं मान सकते हैं, हो सकता है रिवोल्ट भी कर दे। तो इसने क्या किया, उस कॉलोनी का एक हेड बनाओ, वो उसी कॉलोनी से उठाओ। मतलब इसने क्या किया, लोकल लोगों पे बाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया और उसी लोकल लोगों की कम्युनिटी में से एक बंदा उठा के उनका हेड बनाना शुरू कर दिया, लोकल हेड। और वो बंदा मुझसे बात करेगा सीधा, लोग बात नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली इसने यहां पे, ध्यान से सुनना रिपन, यहां पे इसने फाउंडेशन रखी पंचायती राज सिस्टम। पंचायत होती है ना, पंचायत का जो हेड होता है वहां पे जो बैठते हैं ना पंचायत, वो डील करते हैं, वो लोकल होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो लोग उनको गाली देते हैं, आपस में लड़ भिड़ के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो आप ही के लोग हैं। तो इसने दिमाग लगाया, इसने बोला मेरी बात तो नहीं मानेंगे, मैं एक लोकल बंदा वहां बैठाता हूं, उसकी बात तो मानेंगे ना, और वो मेरे से करेगा। अगर कोई काम नहीं होता तो उसको डाल देंगे कि भाई आप ही के बंदे ने नहीं बताया, हम तो करवा देते हैं, आप ही के बंदे ने नहीं बताया, हम तो करा देते हैं, उसी ने नहीं बताया, हम तो करवा देते हैं, हम तो तैयार बैठे। ऐसी तो होता है, इसने नहीं बताया, हम तो करवा देते हैं। अगर बीच में कोई ब्लेम गेम करने के लिए बंदा होता है तो कंधा उसी का होता है ना, बंदूक चलाने के लिए। तो वो बंदा बैठाया, दिमाग, इंटेलिजेंट, होशियार, चालाक एडमिनिस्ट्रेटर, कौन, रिपन बनाया। लोकल बंदे को लेके आने लग गया और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने लग गया। अब लोग परेशान होंगे तो अपने बंदे से लड़ेंगे, आपस में रिवोल्ट थोड़ी कर लेंगे दूसरे के साथ, है तो एक ही। बहुत ही बढ़िया काम कर दिया इसने अपने हिसाब से। जुडिशरी एक काम ये कर गया, गड़बड़ जो ब्रिटिशर्स के लिए गड़बड़ था एक्चुअली, उनको सनका दिया इसने बोला अब जुडिशरी में भी आ जाओ इंडियंस। मतलब अब कोई ब्रिटिश का क्रिमिनल होता है ना, इंग्लिश, एंग्लो इंडियन या कोई भी क्रिमिनल होता है, उसको भी जो लोकल इंडियन है ना, वो उसका जजमेंट दे सकता है। ये इसने एक बहुत बड़ा ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिसका नाम दिया गया एल्बर्ट बिल। ये एल्बर्ट बिल की इसी वजह से 1884 के अंदर इसको, रिपन को हटा दिया गया, क्योंकि बहुत तहलका मच गया कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया है। इंडियन कैसे इंडियन तो ब्रिटिश को सजा देगा ही देगा, नहीं भी होगी तब भी देगा, हटाओ इसको। रिपन बहुत ज्यादा मस्त आ गया है, इंडियंस में ज्यादा घुल गया है, इंडियन ही बन गया है, हटाओ इसको, भगाओ यहां से। तो 1884 में रिपन को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। रीजन वॉज एल्बर्ट बिल, क्योंकि रिपन ने इंडियंस को अलाउ कर दिया एंग्लो इंडियन या ब्रिटिश क्रिमिनल्स को ट्रीट करने के लिए, जो कि वहां पे ब्रिटेन को पसंद नहीं आया। 1884 में इसका गेम ओवर हो गया, वापस बुला लिया गया किसको, रिपन को। अब आ जाओ 1884 के बाद, हम लोग जो पीरियड अभी समझना चाह रहे हैं, हमने 1857 के बाद से उठाया था। 1857 के बाद से उठा के इकोनॉमिस्ट विल्सन कैनिंग के थ्रू पास होते होते, जॉन लॉरेंस से पास होते होते, लिटन जैसे आदमी से पास होते होते, उससे पहले अपने पास एक मेयो भी था, उसको मरवा के लिटन के पास होते होते, बदतमीजी उसकी देखते देखते रिपन के पास आए हैं। रिपन राइप ऑफ हो गया है 1884 के अंदर। डफरिन आ गया, डफर 1884 के अंदर एक और डफरिन टाइप का आदमी आ गया है। मतलब डफरिन टाइप का नहीं, इसका नाम ही डफरिन है, होगा डफर, इसके घर वाले इसको डफर बोलते होंगे तो नाम डफरिन हो गया। ये डफरिन के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा खतरनाक टाइप की चीजें होने लगी। खतरनाक टाइप की चीजों का मतलब होता है कि यार इस टाइम पे लोग परेशान थे, हर कैटेगरी परेशान थी। रिपन जो सही कर रहा था उसको बहुत टाइम टिकने नहीं दिया, उसको वापस बुला लिया। अभी भी लोग परेशान थे। जब लोग परेशान होते तो उन्हें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो गुस्सा निकालना चाहते हैं, निकाल जब वो पाते नहीं है तो लावा फूटता है। इसके टाइम पे वो लावा फूटने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनने लग गए। इसकी किस्मत खराब थी, ग्रुप पहले भी बन रहे थे, इसके टाइम पे एक्टिव होने लग गए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई, बनी पहले भी थी, एक्टिव होने लग गई। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उठने लग गई। पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया,
बना रहता है। जब कोई नई चीज आती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव। क्यों? जब कुछ नया आता है। ये बहुत टाइम से लोग परेशान थे, परेशानी बढ़ने लग गई। रिबन लोगों को खुश कर रहा था, जैसे ही वो हटा सब एक्टिव हो गए। अरे यार ज्यादा बदतमीजी हो गई यार, ये बंदा सही था, इसको हटा दिया, जो नहीं होता उसको भेज देते। तो यहां पे ग्रुप्स एक्टिव होने लग गए। कौन कौन से ग्रुप? बॉम्बे एसोसिएशन, फिरोज शाह जी इन्होंने बना दिया एसोसिएशन। ग्रुप्स विदेश ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिस्कशन करते थे, पॉलिसीज के अगेंस्ट अपनी बात रखते थे, ग्रुप्स बनने लग गए। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ आनंद मोहन, सुरेंद्रनाथ आईसीएस, फर्स्ट आईसीएस। इन्होंने अपने जो इंडियंस होते हैं ना, उनको लेके कोई पॉलिसी मैटर पे ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी थी, इसलिए इनको हटा भी दिया गया था। सुरेंद्रनाथ और आनंद मोहन इन्होंने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाया, फर्स्ट आईसीएस थे ये। उसके बाद प्रार्थना समाज बन पहले ही गया था, एक्टिव हो गया। आत्माराम पांडुरंग इन्होंने बनाया था और उसके बाद ये एक्टिव हो गया था इस टाइम पे काफी ज्यादा। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय बनाया था इन्होंने, एक्टिव बहुत ज्यादा हो गया। जितनी भी चीजें थी ना, ये इन एसोसिएशंस और इन चीजों का सिर्फ एक ही काम होता था, खराब चीजें इंडिया के अंदर जो गंदी चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, उनके अगेंस्ट अपनी बातें रखना। बट रिफॉर्म होके इस टाइम पीरियड में, डफरिन के टाइम पीरियड में, इनके पास एक और एम आ गया था कि जो ब्रिटिशर्स हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों के अगेंस्ट भी हमें काम करना है। ये लोग काम करते थे सती प्रथा, ये लोग काम करते थे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ये लोग काम करते थे विडो रीमैरिज के लिए, जो चीजें इंडियन चीजों के लिए जो खराब होती थी उनके लिए काम करते थे। इस टाइम पे इनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी काम करना, इनके अंदर चीजें आने लग गई कि भाई पॉलिसी खराब है, वी हैव टू डिस्कस विद दैट, इसके बारे में करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये ग्रुप्स उठने लग गए बहुत ज्यादा। और एक नाम आपने बहुत सुना है, स्वामी विवेकानंद। इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने शिकागो कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत ही शानदार स्पीच दी थी, हर कोई बोलता है गजब की स्पीच देके आए थे, बहुत ही शानदार। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था मैं समाजवादी हूं। ध्यान रखना, इन्होंने किताब लिखी थी, ये बुक का नाम है मैं समाजवादी हूं, ये बुक का नाम है। ये सेम स्लोगन जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया है बाद में, बट वो स्लोगन था, ये बुक है। डिफरेंस है, क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत टिक कर देते हैं। स्लोगन जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ये बुक है जो कि स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ, जो हमारे स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी। इस टाइम पे ये रिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, इनके प्रेशर की वजह से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 के अंदर A.O. ह्यूम नाम के बंदे के थ्रू ये बनाया गया। 1885 के अंदर। ईयर कौन सा ईयर चल रहा था जब आपने डफरिन का देखा था? 1884 के अंदर रिपन को भगा दिया गया था, 1888 तक वो टिका था, बीच में 1885 एक टाइम पीरियड आता है, उसमें A.O. ह्यूम के साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियंस की चीजें परेशानी रखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश के सामने। क्योंकि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीजें बता रही है, वो कह रही भाई साहब ये नहीं है, वो कह रहा भाई साहब ये नहीं है, वो कह रहा भाई साहब ये नहीं है, कह रहा भाई साहब ये है, कह रहा भाई साहब वो है। इंसान सामने वाला परेशान कि क्या है करना मुझे कुछ नहीं, लेकिन सुनाने वाले तो 10-15 लोग हैं, तो इसने कहा करूंगा मैं कुछ भी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जो सबकी बात मेरे पास रख देगी। उसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 A.O. ह्यूम बनाया गया। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी गई, तो अब जो टाइम पीरियड आया वो टाइम पीरियड के अंदर जो अभी मैंने आपको बुक का नाम बताया, नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी के थ्रू जो बुक लिखी गई थी, इसका नाम था मैं समाजवादी हूं। सोशलिज्म, समाजवादी सोच, सोशलिज्म, ये जो सोच थी, इसी सोच ने फाउंडेशन रखा अभी आने वाले पीरियड में स्वराज का। स्वराज आप सुनते हो, स्वराज का बेस यहां है। मतलब ये जो क्लास आज मैंने अभी आपके लिए, इस क्लास के अंदर अभी तक इतना आपने समझा है, उसमें आपने नेशनल मूवमेंट का फाउंडेशन देखा कहां आया, आपने स्वराज का फाउंडेशन देखा कहां आया, क्यों आया? क्योंकि लोग परेशान थे, लोग दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उनको दुखी किया जा रहा था। बेमतलब में कौन दुखी होता है? आप दुखी होते हो क्या? नहीं होते ना, कोई नहीं होता। करने वाले, जब हर कैटेगरी का इंसान दुखी हो जाता है और वो सारे दुखी लोग जब इकट्ठे आ जाते हैं, इकट्ठे यहां प्रेस के थ्रू आ सकते थे, उसको बंद किया गया, फिर ओपन किया गया। जब इकट्ठे आ जाते हैं और वो इकट्ठे मिलके जब सेम जगह बैठते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना दी गई, जब सेम जगह बैठते हैं, तो सबकी सोच सामने आती है और एक बड़ा रिवोल्ट, एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कांग्रेस लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हल्के में बनाया था, बट ये इनको आगे चल के
काफी दिक्कत देने वाला है, काफी प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसके आगे का जो पीरियड है 1885 से लेकर 1905 1910 का जो पीरियड है, ये पीरियड बहुत ही बढ़िया होने वाला है, शानदार होने वाला है समझने के लिए। आज की क्लास इतनी रखेगी, हिस्ट्री की पॉलिटी क्लास आपको मिल जाएगी। जितने बच्चे आज की क्लास में मुझे थे, मुझे कल की क्लास के अंदर इससे ज्यादा बच्चे चाहिए। कर मैं करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए लेके आऊंगा। धीरे 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 मैं कंटिन्यू कर दूंगा क्लासेस का टाइम पीरियड। मैंने पोल कराया था, एक 1.5-2 घंटे का जनरली आ रहा था, उसके ऊपर 4 घंटे तक भी गया था। तो 4 घंटे क्लास बनाने के लिए मुझे 8 घंटे देना पड़ता है, तो 4 घंटे तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ डेफिनेटली मैं आपको 2, 2.5, 3 घंटे क्लास रूटीन में कोशिश करूंगा देने के लिए, जिसमें आपको एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल और एक आपको इसकी करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम है, नीचे लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि बच्चे चाहिए मुझे, तभी मजा आता है, मजा नहीं आता वरना। जितना शेयर करो। टेलीग्राम नंबर मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम का लिंक चैनल का मैं नीचे दे दूंगा, उसमें नोट्स मैं इस लेक्चर के प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, सेफ रहो और टेंशन फ्री रहो, अच्छा खाओ, सो, आराम करो और सबके साथ अच्छे से बिहेव करो। दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।